नमस्कार दोस्तों, जीके चैंपियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। इसमें इस क्लासेस में पूरे वीक का जो भी करंट अफेयर रहेगा उनका निचोड़ रहेगा। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है पूरे वीक में जो भी घटनाक्रम घटे उनका। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला करंट अफेयर है कि विच इंडियन इंस्टीट्यूट सेक्यूर्ड हाईएस्ट रैंक इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 2025। तो अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है एशिया की, नॉट वर्ल्ड, एशिया की 2025 की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है। उसमें इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने हाईएस्ट रैंक हासिल की है। तो पहले हम जानते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में। तो ये एक लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूट है। कहाँ का? लंदन बेस्ड यूनिवर्सिटी बेस्ड इंस्टीट्यूट है, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनकी रैंकिंग करता है। और हाँ, रैंकिंग करता है। तो इसमें अभी एशिया की जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उनकी रैंकिंग की 2025 की। तो इसमें इंडिया की टॉप 100 में 7 यूनिवर्सिटीज़ है। और टॉप 50 में है हमारी 2 यूनिवर्सिटीज़। दो तो पूछा है कि हाईएस्ट रैंक किसकी हुई। तो इंडिया में हाईएस्ट रैंक है आईआईटी दिल्ली की। आईआईटी दिल्ली को ऑल ओवर एशिया में 44th रैंक आई है, और आईआईटी बॉम्बे को 45th रैंक आई है। तो ये दो दो यूनिवर्सिटीज है जो कि टॉप 50 में है। और हाईएस्ट रैंक पूछे तो आईआईटी दिल्ली। और पूरे ऑल ओवर में हाईएस्ट जो एशिया है उसमें हाई फर्स्ट रैंक किसकी है। तो फर्स्ट रैंक है पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये चाइना में है। इसकी हाईएस्ट रैंकिंग है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन गए? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में इंडिया के पर्सपेक्टिव से पूछे हाईएस्ट रैंक आईआईटी दिल्ली, या एशिया के पर्सपेक्टिव से पूछे तो पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना। ये लंदन बेस्ड यूनिवर्सिटी जो कि ये रैंकिंग जारी करता है। इंडिया की टॉप 50 में टू यूनिवर्सिटीज है, आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी बॉम्बे। सॉरी, आईआईटी बॉम्बे का 48th रैंक है और आईआईटी दिल्ली का 44th रैंक है। तो ये हो गया क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का करंट अफेयर। देन अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द कोप 29 समिट 2024 बीइंग हेल्ड। कोप 29, आखिर कोप 29 समिट जो 2024 की क्या हुई। तो उससे पहले हम जानते हैं कि कोप 29 क्या है। तो कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कुछ नहीं है, जो भी एक ग्रुप है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये एक ग्रुप है जो भी क्लाइमेट चेंज का यूएन का एक ग्रुप है जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करता है ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करता है। तो इसकी जो भी समिट एनुअली जो समिट होती है उसको कोप बोलते हैं। कोप का होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब जो भी उसमें जितने भी ग्रुप है उनका एक कॉन्फ्रेंस होगा, समिट होगी, उसको कोप बोलते हैं। तो अभी 2024 में जो कोप 29 नंबर की है, तो कहाँ पर हुई है? तो ये हुई अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। बाकू में यहाँ पर बाकू बाकू में ये समिट हुई है कोप 29। और ये चलेगी 11 से 22 नवंबर तक। इसके बाद उसके बारे में और जानकर जानते हैं। जो कोप 29 के प्रेसिडेंट है सॉरी मुख्तार मुख्तार बावे है। और जो यूएनएफसी जो अपन ने अभी पढ़ा है, ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, इसका हेडक्वार्टर है बोन जर्मनी में। तो क्या हुआ था कि 1992 में सबसे पहले 1992 में जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसकी जो सबसे पहले जो ट्रीटी साइन हुई थी 1992 में हुई थी। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी स्टार्ट होने, जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी वो 1995 में हुई। 1992 में ये जो था ट्रीटी साइन हो गई थी। और सबसे पहले 1995 में ये हुई थी बर्लिन जर्मनी में। कहाँ पर? बर्लिन जर्मनी बर्लिन जर्मनी में हुई। उसके बाद अब जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से उसमें हम देखें तो एक आता है कोप 8। कोप 8 हुई थी। कोप 8 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 8 ये हुई थी 2020 2002 में ये हुई थी दिल्ली में। इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली में हुई थी। जिसके बाद हम इंपॉर्टेंट देखते हैं जो अभी लेटेस्ट में हुई। जैसे ये कोप 29 है तो कोप 28 कहाँ पर हुई थी? कोप 28 हुई थी दुबई में।
ये दुबई में हुई थी। और COP30 जो कि आगे आने वाली है वो होगी 2025 में ब्राजील, ये होगी ब्राजील में। और एक आपने अधिकतर नाम सुना होगा, COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, ये ये 2021, हाँ 2021 में हुई थी। और इसमें इसमें इम्पोर्टेंट था, सॉरी 2021 नहीं, ये हुई थी पेरिस समिट जिसमें उसी में अपन ने इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन बना था इंडिया और फ्रांस की मदद से। तो हमारा क्वेश्चन था COP21 समिट कहाँ हो रही है? अजरबैजान की कैपिटल भी बाकू है और बाकू में हो रही है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये पूरा है 1992 में, बोन जर्मनी है। ये क्लाइमेट थ्रेट्स है उसके ऊपर काम करता है। तो ये हो गया कहाँ पे हो रहा है? अजरबैजान में 29। 30 होगी ब्राजील में, 28 हुई थी दुबई में। देन अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट एवर स्पेस एक्सरसाइज? अभी तक हमने सुना था कि जो यहाँ पर एक्सरसाइज होती है अर्थ, आर्मी, नेवल एंड एयरफोर्स एक्सरसाइज, लेकिन इंडिया ने अभी अपनी फर्स्ट एयर स्पेस एक्सरसाइज की, क्योंकि आने वाले समय में स्पेस वॉर का समय आएगा। स्पेस वॉर होगा तो इंडिया भी उसके लिए अपना प्रिपेयर रहना चाहता है। तो इंडिया ने फर्स्ट एक्सरसाइज की, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास। हाँ, उस नाम से ये स्पेस, हिंदी में उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। और इसको किया है डिफेंस एजेंसी, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। उसने फर्स्ट स्पेस एक्सरसाइज की। ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है दिल्ली में, ये हुई है दिल्ली में। देन अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव है कि जो आने वाले समय में स्पेस बेस्ड जो भी थ्रेट आएंगे उनके लिए नेशन यहाँ ही इंडिया को प्रिपेयर रखना और नेशनल स्ट्रेटजी बनाना स्पेस वॉर के लिए। अब इम्पोर्टेंट है कि हमारे सीडीएस कौन है? सीडीएस ये विपिन रावत फर्स्ट सीडीएस थे, विपिन रावत फर्स्ट सीडीएस थे। और अभी अभी है हमारे अनिल चौहान सेकंड सीडीएस है। सीडीएस होता है चीफ डिफेंस स्टाफ। इनका नाम है अनिल चौहान, ये हो गया चीफ डिफेंस स्टाफ। देन होता है आर्मी के चीफ कौन है? आर्मी के चीफ है मनोज पांडे मनोज पांडे हो गए। देन नेवी के है अमरप्रीत सिंह। देन लास्ट है एयरफोर्स एक है दिनेश त्रिपाठी। एयरफोर्स हो गए दिनेश त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या समझ लिया कि जो हमारी इंडिया की फर्स्ट एवर स्पेस एक्सरसाइज है उसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास। इसको करा है डिफेंस स्पेस एजेंसी, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। और ये कहाँ पे हेल्ड हो रही है? ये हो रही है दिल्ली में। ये दिल्ली में। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो आने वाले समय में जो स्पेस वॉर रहेगी उसके लिए इंडिया को प्रिपेयर करना। हमारे सीडीएस का नाम है अनिल चौहान, जो सेकंड सीडीएस है। फर्स्ट सीडीएस थे विपिन रावत, आर्मी चीफ मनोज पांडे, नेवी चीफ अमरप्रीत सिंह एंड एयरफोर्स चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडिया टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एज ऑफ अक्टूबर 2024? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया ने एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। क्या हुआ है कि जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है जो कि ऐसे सॉरी जिनसे ज़्यादा क्लाइमेट पे इफेक्ट ना हो और जो शुद्ध शुद्ध एनर्जी बोलते हैं इसको। तो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है। इंडिया ने अचीवमेंट हासिल किया है। तो जो इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट। 500 गीगावाट टारगेट है 2030 तक। इंडिया ने उसके तरफ बढ़ते हुए 2024 में जो 200 गीगावाट का मार्क था उसको पार कर लिया। और अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो टोटल हमारी हो गई है अक्टूबर 2024 में दो 203.18 गीगावाट। तो इसमें इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है। और इंडिया का जो नॉन फॉसिल फ्यूल में वो आता है जो कोयला वगैरह को छोड़कर जिनसे वायु प्रदूषण होता है, शुद्ध एनर्जी। तो नॉन फॉसिल फ्यूल जो एनर्जी है उसका हमारा टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट। और जो अभी जो डेटा आया है उसमें जो सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी ने जो डेटा जारी किया है उसमें हमारा जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी है वो जनरेशन हो गया 203.18। और इसमें हम
ये ये 203.18 गीगावाट है। इसमें हम नॉन फॉसिल फ्यूल का भी जोड़ दे, नॉन फॉसिल जो कि हमारे इनसे निकलता है, क्या उसका नाम, सॉरी, न्यूक्लियर पावर प्लांट से उनको जोड़ते तो हमारा टोटल हो जाता है 211.36 गीगावाट। तो ये हमारा टोटल हो गया। ये 211 गीगावाट है, ये रिन्यूएबल एनर्जी और उसमें ये नॉन फॉसिबल का न्यूक्लियर एनर्जी का जोड़ दे तो ये दोनों हो जाता है। और इंडिया ने इसमें लास्ट ईयर से 13.5% की ग्रोथ की है रिन्यूएबल एनर्जी ने। तो हमारा टोटल ये क्वेश्चन पूछेगा, एक तो टारगेट 2030 का टारगेट है 500 गीगावाट का, हमने अभी हासिल किया रिन्यूएबल एनर्जी 203.18 गीगावाट, और उसमें वो न्यूक्लियर एनर्जी का आप जोड़ देते 211.36 गीगावाट। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द लेरकाम फाइट टेस्ट कंडक्टेड। जो लेयर क्लाम फाइट टेस्ट कंडक्टेड, वो फ्लाइट का टेस्ट कंडक्ट कहाँ हुआ है? तो लेरकाम सबसे पहले इसको कंडक्ट किया है डीआरडीओ, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ ने इसका जो टेस्ट किए है वो किए चांदीपुर उड़ीसा। चांदीपुर कहाँ पर है? उड़ीसा में, जहाँ पर टेस्ट जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है जहाँ पर टेस्टिंग होती रहती है। इसका लिखा, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। मतलब ये क्रूज मिसाइल है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल लेरकाम। इसका इसका टेस्टिंग हुआ है चांदीपुर में। इसको टेस्टिंग किसके किया? डीआरडीओ ने इसे बनाया है। डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जो कहाँ पर है? बेंगलोर में, बेंगलुरु में है। उसने इसको बनाया है, जो डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है, और इसकी टेस्टिंग हुई है चांदीपुर उड़ीसा में। देन डीआरडीओ, डीआरडीओ के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 1958। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर होगा दिल्ली में। इसके अभी जो प्रेजेंट चेयरमैन है उनका नाम है समीर वी कामत। और वी कामत, इसका जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, मूलम विज्ञानम। तो इसका ये क्वेश्चन हो गया लेरकाम लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। इसकी टेस्टिंग हुई चांदीपुर उड़ीसा में। इसको डेवलप किया डीआरडीओ की एडी बेंगलोर ने। देन अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन पेटेंट फाइलिंग अकॉर्डिंग टू द वीआईपीआई 2024 रिपोर्ट। अब ये क्या है? पेटेंट पेटेंट होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो कि क्रिएशन ऑफ माइंड होता है, जैसे इन्वेंशन होता है, लिटरेसी, आर्टिक वर्क, डिजाइन, सिंबल। तो इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है उसी में उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। उसमें पेटेंट, लैंडमार्क के बाद हाँ, पेटेंट, लैंडमार्क और बहुत सारी चीजें आती है। तो इनको फाइलिंग करना हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो ये होता है डब्ल्यू। ये रिपोर्ट कौन सी आई है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2024 रिपोर्ट आई है। इसको जारी किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसमें इस रिपोर्ट में बताया गया इंडिया को इसमें बहुत सफिशिएंट ग्रोथ मिली है, क्योंकि इंडिया की जो पेटेंट फाइलिंग है, पेटेंट हो गया, जिसके बाद ट्रेडमार्क या इंडस्ट्रियल डिजाइन जो भी ये, उनमें इंडिया में ग्लोबल 10 में है। जो ग्लोबल 10 पोजीशन है, हाँ, टॉप 10 के अंदर क्या है? इंडिया है। टॉप 10 ग्लोबल, जो भी ग्लोबल इंटेलेक्चुअल है उनमें सब में जो पेटेंट ट्रेडमार्क उनमें है, भारत इंडिया की पोजीशन टॉप 10 में है। और पेटेंट, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है पेटेंट फाइलिंग का, तो पेटेंट फाइलिंग में इंडिया की पोजीशन है ऑल ओवर वर्ल्ड सिक्स्थ पोजीशन है। और ट्रेडमार्क में भारत की पोजीशन है फोर्थ। तो इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में पेटेंट में सिक्स्थ, और जो ट्रेडमार्क है उसमें क्या, फोर्थ है। ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वीआईपीओ। ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर जिसको जो जारी करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड।
जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये एक यूएन की एजेंसी, इसका काम क्या है, इंश्योर डेट आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क है, उनको इंश्योर करना ग्लोबली, और जो इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। इसके जो मेंबर है, वो जो यूएन के मेंबर है, वो इसके पूरे मेंबर है। तो पेटेंट में हमारी पोजीशन है इंडिया की 6th, और जो ट्रेडमार्क में भारत की पोजीशन है 4th। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ द माइंड। क्रिएशन ऑफ माइंड कुछ भी हो सकता है, इन्वेंशन होगा, लिटरेसी, आर्टिस्टिक वर्क, इनको रजिस्टर करवाना पड़ता है, नहीं तो और किसी के पास उसके राइट चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू द फर्स्ट ऑल वुमेन बटालियन एज अप्रूव्ड बाय द होम मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक बहुत बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी जो मिलिट्री की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक जो सेंट्रल आर्म फोर्स, CAPF, सेंट्रल आर्म फोर्स के नाम से सॉरी एक मिनट, हाँ, सेंट्रल आर्म प्रोटेक्शन फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। तो इसमें CIF, BSF, SSB वगैरह जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, असम राइफल, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी आती है, लेकिन जो सेंट्रल फोर्स प्रोटेक्शन फोर्स है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, और इसका जो हेड रहता है वो एक IPS ऑफिसर रहता है। कौन रहता है? IPS ऑफिसर। ये डिफरेंस है एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में और जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो अभी ऑर्गेनाइजेशन आती है उनमें। तो अभी होम मिनिस्ट्री ने एक बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ऑल वुमेन बटालियन अप्रूव किया है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो CAPF के अंडर में आती है, उनमें एक ऑल वुमेन बटालियन रहेगी। तो वो है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में अब एक जो बटालियन रहेगी वो पूरी महिलाओं की रहेगी। एक इक्वलिटी के लेकर एक अच्छा कदम है होम मिनिस्ट्री का। तो CISF का काम क्या रहता है? CISF हमारे जितने भी एयरपोर्ट के बाद इंडस्ट्री हो गई, इंडस्ट्री इनको प्रोटेक्ट करती है। दिल्ली मेट्रो हो गई, इन पर ड्यूटी होती है। CISF होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, जो सेंट्रल आर्म प्रोटेक्शन फोर्स के अंडर में आता है, जो CIF वगैरह, और ये सब होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। CISF की इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1969। एक मिनट, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1969, और ये 10 मार्च के दिन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। उसके अभी जो हेड है वो राजविंदर सिंह भट्टी, राजविंदर सिंह भट्टी है। तो आपको समझ में आया होगा CAPF क्या होती है, सेंट्रल आर्म प्रोटेक्शन फोर्स, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। CAPF और जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की जो आर्मी नेवी, उनके बीच में आपको अंतर भी समझ में आ गया होगा। तो ऑल वुमेन बटालियन किस में अप्रूव की? होम मिनिस्ट्री में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? इसके बारे में इसी यूट्यूब चैनल पर हमने एक पूरा लॉन्ग वीडियो बनाया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, कौन क्या क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इनकी अपॉइंटमेंट, इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर वहाँ पर आपको पूरा देखना हो, पूरा समझना हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। और अभी यहाँ क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये हमारे संजीव खन्ना जी है। संजीव खन्ना को 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया है। इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ दिलाते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, तो इनको ये इनको शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनको शपथ दिलाई। इनका नंबर है 51st नंबर के। इसके पहले हमारे जो 50 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका नाम था जस्टिस GY चंद्रचूड़। हमारे जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका नाम है हीरालाल हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट 1950 में बना था। इनका सुप्रीम कोर्ट की सीट वो है दिल्ली। ये होगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देन हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। तो मॉरिशस में चुनाव हुए थे, तो मॉरिशस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? तो अभी चुनाव में वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने डॉक्टर नवीन राम गुलाम। तो वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर हो गए डॉक्टर नवीन राम गुलाम। इससे पहले वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे प्रवीण जगन्नाथ। जो मॉरिशस है, मॉरिशस एक
मॉरिशस इंडियन ओशियन में कंट्री है और ये अफ्रीका के पास में है। अफ्रीका के ईस्ट में है, अफ्रीका के ईस्ट में। तो ये हो गया अफ्रीका के ईस्ट में। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, नए प्राइम मिनिस्टर बने रवीन राम गुलाम। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे प्रवीण जगन्नाथ। मॉरिशस की कैपिटल का नाम है पोर्ट लुइस है और ये आइलैंड कंट्री है। अगला क्वेश्चन है, हु ओन द 2024 बुकर प्राइज। तो बुकर प्राइज, सबसे पहले हम समझते हैं बुकर प्राइज क्या होता है। बुकर प्राइज एक लिटरेसी अवार्ड है। क्या है? लिटरेसी अवार्ड है और इसको, हाँ, देता कौन है? इसको देता है ये इंग्लिश लिटरेचर के लिए जाता है। सबसे पहली बात, इंग्लिश लिटरेचर के लिए दिया जाता है और ये स्टेब्लिश्ड हुआ था 1968 में। कब हुआ था? 1960 में। वो है मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेसी प्राइज इन इंग्लिश लिटरेचर। और 1960 ये यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड, और 1968 से यूनाइटेड किंगडम के लोगों को दिया जाता था, लेकिन 1969 से हो गया कि ये यूके और आयरलैंड दो दो उन ग्रुप को दिया जाएगा। यूके में ग्रुप आता है और आयरलैंड भी उसके साथ ही है। तो बुकर प्राइज इंग्लिश में दिया जाता है, लिटरेसी अवार्ड है, 1968 में डिस्ट्रीब्यूट होता, 1969 से हो गया। अब 2024 का बुकर प्राइज किसे मिला है? 2024 का बुकर प्राइज मिला है समंता हार्वे ओब्वियसली ये इंग्लैंड की होंगी। और इनको प्राइज, इनकी नोवेल का नाम है ऑर्बिटल ऑर्बिटल। ये स्पेस स्पेस के ऊपर एक नोवेल है। ये आगे वाली स्लाइड में इनका फोटो ही है। ऑर्बिटल, समंता हार्वे, बुकर प्राइज 2024। तो बुकर प्राइज के बारे में हमने जान लिया। बुकर प्राइज 1968 में डिस्ट्रीब्यूट होता। ये प्रेस्टिजियस लिटरेसी प्राइज है इंग्लिश लिटरेचर का, और इंग्लैंड में दिया जाता है। 2024 का मिला है ऑर्बिटल को, जो कि एक स्पेस नोवेल है। अब हम जानते हैं इंडियंस, कौन कौन से इंडियंस है जिनको ये अवार्ड मिला है। तो एक मिनट। तो इसमें इंडियंस हम जाने तो तीन इंडियंस को अभी तक बुकर प्राइज मिल चुका है। तीन इंडियन कौन कौन से? सबसे फर्स्ट है अरुंधति रॉय को 1997 में मिला था। इनकी नोवेल का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना। और किरण देसाई 2026 उनको मिला इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और अरविंद अडिगा 2024 व्हाइट टाइगर। इन तीन को अभी तक ये मिल चुका है क्या? बुकर प्राइज। देन अब अगली बारी आती है, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम सुना होगा आपने। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2000, ये इसमें मैंने गलत बताया था। जो बुकर प्राइज है वो इंग्लिश लिटरेचर में मिलता है। ये जरूरी नहीं कि आप वहाँ के हो, इंग्लैंड के हो, लेकिन ये वहाँ पब्लिश्ड होता है यूनाइटेड किंगडम में। अब एक और अवार्ड होता है, इससे मिलता है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। ये इंटरनेशनल बुकर 2004 में आया था। और इसमें क्या रहा था, जो नॉन इंग्लिश लिटरेचर है, मतलब इंग्लिश में नहीं लिखे लेकिन उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया हो, और यूनाइटेड किंगडम में पब्लिश्ड होना यूनाइटेड किंगडम में जरूरी है, बुकर में भी और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में भी। और इसमें ट्रांसलेशन जो कि दूसरी भाषा में लिखे गए और इंग्लिश में ट्रांसलेशन किए गए। और ये फर्स्ट इंडियन जिनको जो मिला है उनका नाम है गीतांजलि श्री इनको 2022 में मिला है। इनकी नोवेल के लिए, नोवेल का नाम है टॉम ऑफ सेंट, रेत की समाधि। आपने नाम सुना होगा टॉम ऑफ सेंट। ये हिंदी में लिखी गई थी, इसका ट्रांसलेशन किसी ने किया था वहां पर, और इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था। तो ये बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में डिफरेंस समझ में आ गया। और 2024 का बुकर प्राइज मिला समांता हार्वे, उनकी नोवेल ऑर्बिटल के, जो कि एक स्पेस पे नोवेल है। अगला क्वेश्चन है, हु विल लीड द न्यूली स्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी, डोजे। तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी कहाँ पर बनी हुई है? ये कहाँ पर बनी है? अभी यूएसए में। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसका काम क्या है। ये यूएसए, अभी यूएसए में आपको पता होगा, यूएसए में अभी इलेक्शन हुए तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप विजेता हुए। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, जो कि 22 जनवरी 2025 में शपथ लेंगे। तो वे अभी अपनी जो भी, और उनके साथ जो काम करने वाले जो भी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी है, वो अभी स्टेब्लिश कर रहे हैं बहुत सारे। तो उन्होंने एक नई मिनिस्ट्री बनाई है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी। इसका काम रहेगा कि जो गवर्नमेंट में जो
वेस्टफुल स्पेंडिंग होती है उसको रोकना और गवर्नमेंट की जो ऑपरेशन है उनमें इफिशियंसी को बढ़ाना। इसका टाइम पीरियड 1 ईयर का रहेगा। तो इसमें अभी ये अभी हाँ, इसको लीड कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी। तो इसको लीड करेगा एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी। एलोन मस्क को आप सभी पहचानते होंगे। एलोन मस्क एक्स जो कि ट्विटर, उसके फाउंडर है, फाउंडर नहीं उसके जो ओनर है। अब फाउंडर तो और कोई थे लेकिन इन्होंने खरीद लिया, उसका नाम एक्स कर दिया। जिसके बाद स्पेस एक्स जो कि एक स्पेस का जाना नाम पहचाना नाम है, स्पेस एक्स और टेस्ला इसके ओनर है। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव में बहुत मदद की और उन्होंने बहुत प्रचार किया है। तो इलोन मस्क और विवेक रामास्वामी वहाँ के एक पॉलिटिशियन है और एक ब्यूरोक्रेट भी है। तो ये दोनों इंटरप्रेनर, सॉरी ब्यूरोक्रेट नहीं, एक इंटरप्रेनर है। तो ये दोनों डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी को लीड करेंगे। इसका काम रहेगा जो कि गवर्नमेंट की जो भी इफिशियंसी है गवर्नमेंट की है, इलोन मस्क और ये विवेक रामास्वामी। तो इन दोनों का काम रहेगा कि जो गवर्नमेंट ऑपरेशन उनमें इफिशियंसी को बढ़ाना और वेस्टफुल स्पेंडिंग को कम करना। अब इसके अलावा और कुछ भी रिक्रूटमेंट हुए, उनमें रिक्रूटमेंट में एक है, एक नाम है तुलसी गाबार्ड। तुलसी गाबार्ड का नाम आपने जरूर सुना होगा। तुलसी तुलसी गाबार्ड। तुलसी गाबार्ड किसको लीड करेगी? तुलसी गाबार्ड करेगी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। वहाँ की जो नेशनल इंटेलिजेंस है उसको लीड करेगी। तो ये अभी अभी इंपॉर्टेंट अमाउंट अपॉइंटमेंट हुए थे। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी इंपॉर्टेंट है, ये अभी बनी है। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे चुनाव जीते हैं, उन्होंने किसको? कमला हैरिस को हराया है, यूएसए, वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द स्टेट ऑफ फोकस ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। अभी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था 2024। ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था भारत मंडपम, भारत मंडपम न्यू दिल्ली, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ था। तो ये क्यों होता है? ये इसका काम होता है जो इंडिया का वाइब्रेंट कल्चर है, ट्रेड इनोवेशन है, उसको एक प्लेटफॉर्म देना और उसको बढ़ाना, एक्सप्लोर उनको, जो भी ट्रेड जो भी व्यापारी है उनको एक अपॉर्चुनिटी देना और ट्रेड फेयर की उसके उससे बढ़ाना। तो इसका अभी ऑर्गेनाइज हुआ ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ये चलेगा 14 से 27 नवंबर तक, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। तो इसमें हमेशा एक फोकस स्टेट रहता है और एक पार्ट दो पार्ट दो एक या दो से एक से ज्यादा पार्टनर स्टेट रहते हैं। तो इस बार जो स्टेट ऑफ फोकस है वो है झारखंड। स्टेट ऑफ फोकस होगा झारखंड। और जो पार्टनर स्टेट है बिहार और यूपी। बिहार और यूपी वो पार्टनर स्टेट है और फोकस स्टेट है झारखंड। ये अपने आपको पता है, मैंने बता दिया, वाइब्रेंट कल्चर, ट्रेड और इनोवेशन को बढ़ाने का उनको एक प्लेटफॉर्म देता है, अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने का। इस बार की थीम है इसकी कि ये विकसित भारत 2027, इंडिया विजन ऑफ बिकमिंग ए सेल्फ रिलायंट प्रोस्पेरेट एंड रेजिलिएंट नेशन बाय 2024। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसको ऑर्गेनाइज करता है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होगा? स्टेट ऑफ फोकस होगा झारखंड। ये ऑर्गेनाइज हुआ है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज वुमेन एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2024 बिंग हेल्ड। तो जो वुमेन एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी है वो कहाँ पर हुई है? तो ये अभी हो रही है राजगीर। अभी चल रही है राजगीर बिहार में चल रही। ये 11 से 20 नवंबर तक चलेगी। और 11 से 20 नवंबर तक। ये कौन सा एडिशन है? ये एडिशन है 8th नंबर का। ये 8th नंबर का एडिशन है। ये बाइनियल होता है और जो एशिया की जो 6 बेस्ट टीम है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है और इसको ऑर्गेनाइजेशन करता है एशियन हॉकी फेडरेशन इसको ऑर्गेनाइज करता है। और ये इंडिया में लगातार हो रही है। जो 7th नंबर का एडिशन हुआ था वो भी इंडिया में हुआ था और वो हुआ था रांची में। एक ही स्टेडियम में होता है रांची। ये रांची में हुआ था और इस बार कहाँ हुआ था? राजगीर में। और जो रांची में हुआ था ये हुआ था 2023 में। 2023 में हुआ था। इसका चैंपियन कौन बना था? इंडिया बना था। इसका चैंपियन भी इंडिया बना था। तो क्या क्या हो गए? जो जो 2024 की चैंपियन ट्रॉफी है हॉकी की वो कहाँ पर हुई? राजगीर बिहार में हो रही है। 8th नंबर का एडिशन है। जो 7th नंबर का एडिशन रांची में हुआ था, उसमें इंडिया जीता था उसको। और इसको कौन कर रहा था? एशियन हॉकी फेडरेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज जनजाति गौरव दिवस ऑब्जर्व एवरीडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी जो जनजाति गौरव दिवस हुआ है, जनजाति गौरव, सबसे पहले हम जनजाति गौरव दिवस क्यों मनाए जाते हैं? जनजाति गौरव दिवस हमारे जो एक ट्राइबल लीडर थे, बहुत बड़े ट्राइबल लीडर थे, उनका नाम है बिरसा मुंडा। आप सबने नाम सुना होगा। भगवान, जिनको हमारे इंडिया में भगवान का दर्जा गया, भगवान बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा की जयंती पे, बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा जी की जयंती पर ये
जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है और ये 15 नवंबर के दिन मनाया जाता है। इनको भगवान बिरसा मुंडा को धरती अब्बा भी बोलते हैं, जो कि ट्राइबल लीडर फ्रीडम फाइटर थे। इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन ये जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। इसको मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इसको इंपॉर्टेंट रोल जो ट्राइबल लोग उनके जो फ्रीडम फ्रीडम मूवमेंट और इंडियन हेरिटेज में जो रोल है उसको हाईलाइट करने के लिए मनाया जाता है। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 2021 में। इस साल इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस साल जो भगवान बिरसा मुंडा जी है उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी है। कितनी? 150th बर्थ एनिवर्सरी है। और इसका जो कार्यक्रम हुआ था, जो मेन कार्यक्रम था, स्पेशल इवेंट, वो हुआ था छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इसको लीड किया था हमारे जो यूनियन यूथ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया जी ने। और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका जो इवेंट हुआ था वो हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिसमें पार्टिसिपेट किया था वो हुआ था जमुई बिहार। कहाँ पे हुआ था? जमुई बिहार। उसमें पार्टिसिपेट जमुई, ये जनजाति गौरव, सॉरी, अगला है ये जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर। और ये मोदी जी ने कहाँ पे पार्टिसिपेट किया था? जम्मू बिहार में। और इनका ना इनने इनका एक इनने एक रिवोल्ट किया था, उसका नाम है उलगुहान रिवोल्ट है, उसमें पार्टिसिपेट किया था। ये हो गया हाँ। एक 15 नवंबर को झारखंड झारखंड का स्टेट डे मनाते हैं, क्योंकि झारखंड में ट्राइबल लोग हैं। और झारखंड में ट्राइबल लोग हैं। और तो हाँ, सन 2000 में बिहार से अलग होके झारखंड बना था। और झारखंड अपना स्टेट डे बनाता है 15 नवंबर के दिन। 14 नवंबर के दिन क्या होता है? 14 नवंबर के दिन एक तो बाल दिवस होता है, चिल्ड्रंस डे। और 14 नवंबर के दिन ही वर्ल्ड डायबिटीज डे भी होता है। तो ये हो गया जनजाति गौरव दिवस के बारे में। 2021 में स्टार्ट हुआ था भगवान बिरसा मुंडा जी। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव इनॉग्रेट? फर्स्ट बोडोलैंड पहला है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है, क्यों ऑर्गेनाइज हुआ है, ये सब जानेंगे। तो फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव हुआ है अभी न्यू दिल्ली, इंडिया में। नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। बोडोलैंड से नाम से ही समझ में आता है, जो बोडो ट्राइब है, बोडो ट्राइब, जो बोडो ट्राइब की लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर को, जो वाइब्रेंट बोडो सोसाइटी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए फर्स्ट बोडोलैंड हुआ है। इसकी थीम थी पीस एंड हार्मनी फॉर प्रोस्पेरस भारत। और बोडो ट्राइब कहाँ पर है? बोडो ट्राइब असम और जो नॉर्थ ईस्ट है, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर वेस्ट बंगाल वगैरह, उसमें बोडो ट्राइब होती है। ये बोडो पीस एकॉर्ड था वो 2020 में हुआ था। तो फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च द मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है मेट्स। अभी मेट्स स्कीम कौन से देश ने लॉन्च की है? तो मेट्स स्कीम है, ये लॉन्च की है ऑस्ट्रेलिया ने। इसका फुल फॉर्म है मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। तो इसका महत्व क्या है? क्योंकि जो इंडियन यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएट है और अर्ली ग्रेजुएट जो कि ऑस्ट्रेलिया में वर्क करना चाहते हैं, उनके लिए मेट्स स्कीम लॉन्च हुई है। ये 2 साल के लिए रहेगी। आप 2 साल के लिए जाइए और वहाँ पे काम कीजिए और अनुभव लीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है एंथोनी एल्बेनिस। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच पुलिस फोर्स इनिशिएट ऑपरेशन कवच कौन ने लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन कवच दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है। इसका 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 मकसद क्या है? इस ऑपरेशन का मकसद है कि गैंग गैंग वायलेंस या सबसे बड़ा है ड्रग, जो ड्रग ट्रैफिकिंग जो बढ़ रही है उसको उसको रोकना। और जो भी नशीले पदार्थ हैं उनको बैन करना। तो ऑपरेशन कवच उसके लिए हुआ है। दिल्ली के सीएम का नाम है अतिशी मारलेला। और वहाँ के एलजी का नाम है विनय कुमार सक्सेना। तो ऑपरेशन कवच दिल्ली पुलिस। अगला क्वेश्चन है, वेयर वेयर इज द बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है? तो उससे पहले हम जानेंगे बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। इसका फुल फॉर्म है। इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था 1997 में। इसमें कुल टोटल कितने 7 कंट्रीज है। 7 कंट्रीज कौन कौन से हुए? एक हो गया बांग्लादेश के बाद भूटान के बाद इंडिया के बाद म्यांमार के बाद नेपाल के बाद श्रीलंका के बाद थाईलैंड।
ये हो गया थाईलैंड। ये 7 कंट्रीज है जो 1997 में, ये काउंटर है सार्क का, क्योंकि पाकिस्तान को हमको अलग करना था, तो ये काउंटर है बिम्स्टेक 1997 में। तो अभी इसका एनर्जी सेंटर कहाँ पे स्टेब्लिश हुआ, ये हुआ बेंगलुरु में। ये वो कहाँ पर हुआ है, बेंगलुरु में। और जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर, हाँ बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश। ढाका, ढाका बांग्लादेश। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो इंडियन ही है, श्री इंद्रमणि पांडे। श्री तो बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर कहाँ पर, बेंगलुरु में। इसके जनरल सेक्रेटरी है श्री इंद्रमणि पांडे। अगला क्वेश्चन है, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द 55th 55th सॉरी 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो अभी जो 55th इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है, अभी ये चल रहा है गोवा में। तो यहाँ पर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये दिया गया है फिलिप नोइसी। फिलिप नोइसी ये कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के ये है एक फिल्म मेकर है। क्या है, फिल्म मेकर। फिल्म में करे उनको दिया गया है। और इसको ऑर्गेनाइज करवाती है हमारी आईबी मिनिस्ट्री, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सॉरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कराती है। और इस बार हमारी जो इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जो हमारी फोकस कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया है। और इस बार की थीम है हमारी यंग फिल्म मेकर द फ्यूचर इज नाउ। तो ये गोवा में हो रहा है इस बार। सत्यजीत रे जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया जाता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, उनको वो मिला है फिलिप नॉय से, जो ऑस्ट्रेलिया के फोकस कंट्री कौन सी, ऑस्ट्रेलिया है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज इगास दिवाली उत्सव सेलिब्रेट। तो इगास दिवाली से सबसे पहले इगास दिवाली उत्सव होता क्या है, तो इसको अलग अलग नाम, एक और नाम से भी जाना जाता है, बूढ़ी दिवाली। कौन क्या नाम से, बूढ़ी दिवाली। बूढ़ी दिवाली या हर बोधिंग, ये एकादशी जो जो हमारे नॉर्थ इंडिया में बनाते, छोटी दिवाली की एकादशी के दिन मनाया जाता है। क्या हुआ, जब भगवान राम जब अयोध्या आए थे लंका से, तो वो दिवाली के दिन आए थे, लेकिन जो उत्तराखंड वासी थे, इसका आंसर उत्तराखंड है, जो उत्तराखंड वासी थे उनको 11 दिन बाद पता चला कि राम भगवान आए और दिवाली मनाई गई। तो 11 दिन बाद क्या आता है, एकादशी आती है। उसी एकादशी का दिन बूढ़ी दिवाली या इगास दिवाली उत्सव मनाया जाता है। यह मनाया जाता है उत्तराखंड में। ये कल्चरल हेरिटेज, जो उत्तराखंड के कल्चरल हेरिटेज को बड़ा बताता है। और इस बार नरेंद्र मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो वहाँ के एक एमपी है अनिल बुलानी जी। इनने एक सेलिब्रेशन रखा था दिल्ली में, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि गाद दिवाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 11 दिन बाद खबर मिली थी भगवान राम आ गए, उसके बूढ़ी दिवाली नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन रैंक as the most powerful business person in the world of inauguration Fortune 10 most powerful people in business list। तो अभी जो फॉर्च्यून ने अपनी 100 मोस्ट पावरफुल जो बिजनेस लीडर है उनकी एक लिस्ट निकाली है। उसमें ये फर्स्ट लिस्ट है, मतलब पहली बार आई है, इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट पावरफुल बिजनेस पर्सन कौन है, तो मोस्ट पावरफुल बिजनेस पर्सन है एलोन मस्क के बारे में हम पहले बात कर सकते हैं। ये अभी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने बनाई है, उसको लीड करेंगे। और इनकी कंपनी का नाम हमने पढ़ा है टेस्ला, एक्स एंड स्पेसएक्स। और इसी लिस्ट में इंडिया के भी एक व्यक्ति है। इंडिया के जो हमारे रिलायंस ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है मुकेश अंबानी जी। एक मिनट, हाँ, मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 12th नंबर पर। तो इंडिया का पूछ सकता है कि इंडिया के जो पर्सन है वो हाईएस्ट जो इंडिया के रैंक है वो 12th है, मुकेश अंबानी। और ऑल ओवर वर्ल्ड में है एलोन मस्क, फॉर्च्यून मोस्ट पावरफुल बिजनेस पर्सन में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक आर इंक्लूडेड आरबीआई 2024 लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपोर्टेंट बैंक। सबसे पहले हम जानते हैं कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक डीएसआईबीएस क्या होता है। तो ये वो बैंक रहती है जो क्रूशल होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। मतलब वो बैंक जो पूरे देश की एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इनमें कुछ फेल आया तो हमारी जो बैंकिंग सर्विस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस है या इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस इंडिया में आ जाएगा। मतलब जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, मतलब डोमेस्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते। तो अभी आरबीआई ने 2024 की लिस्ट जारी की है कि कौन सी बैंक है कि वो डोमेस्टिकली
सिस्टमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है एसबीआई, एचडीएफसी एंड आईसीसीआई बैंक। ये तीनों बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे इनके एटीएम आपको मिलते होंगे। तो ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। यदि इनमें कुछ फेलर आया तो इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, बैंकिंग सर्विस डिस्टर्ब हो सकती है। अब ये जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, ये कॉन्सेप्ट आरबीआई कब लाया था? तो ये कॉन्सेप्ट आरबीआई अभी लाया था। आरबीआई लाया था 2014 में। 2014 में ये कॉन्सेप्ट लाया था। और 2014 में कॉन्सेप्ट लाया था। 2000 हर साल ये लिस्ट जारी करता है। तो 2024 में जो लिस्ट जारी करी उसमें एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीसीआई बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक है। अब आरबीआई 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 की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना किस कमीशन के रिकमेंडेशन से हुई? आरबीआई की जो स्थापना है वो हिल्डन यंग कमीशन, जिसको रॉयल कमीशन भी बोलते हैं, और ये स्थापना हुई थी 1935। 1935 में 1 अप्रैल आरबीआई अपना फाउंडेशन डे मनाता है 1935। और इसको नेशनलाइज किया था 1949 में नेशनलाइज हो गई थी। अभी आरबीआई के जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द नो योर मेडिसिन ऐप? नो योर मेडिसिन ऐप नाम से ही पता चल रहा है, नो योर मेडिसिन मतलब हमारी जो मेडिसिन है उनको जाने। अभी हम बहुत बार खबर सुनते हैं कि ये जो स्पोर्ट के जो खिलाड़ी रहते हैं वो ड्रग्स के कारण बाहर हो गए। डोपिंग का नाम सुना, डोपिंग के केस में नाम, क्योंकि वो हम अपनी डाइट के लिए प्रोटीन वगैरह लेते हैं, उसमें कभी कुछ ऐसी मेडिसिन इनटेक कर लेते हैं कि जो जिसमें ड्रग्स हो और उसके कारण वो बाहर हो जाते हैं। तो अभी जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, हाँ, जो हमारा खेल खेल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, उन्होंने जो हमारी इंडिया की जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, नाडा, नाडा, उसके साथ एक ऐप जारी किया, नो योर मेडिसिन। नो योर मेडिसिन का काम ये रहेगा कि आप जैसे कोई खिलाड़ी है, वो कोई प्रोटीन इनटेक कर रहा है, कोई मेडिसिन ले रहा है, तो उसका फोटो क्लिक करेगा और उस ऐप पे डालेगा, तो वो ऐप उस पर पूरी जानकारी दे देगा कि इसमें कुछ ड्रग्स है या नहीं है, तो आप उसको इनटेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि ये बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत स्पोर्ट कम्युनिटी इसके बहुत, इंडिया इंडिया इसमें फर्स्ट रैंक पे है। जो जो भी जितने भी ये केस आते हैं इसके डोपिंग के, उसमें फर्स्ट रैंक पे। तो नो योर मेडिसिन किसने जारी किया है? नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये इंडिया की जो कंट्रोल है, डोपिंग कंट्रोल सिस्टम, जो स्पोर्ट में जितने भी डोपिंग के केस है उनको मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, ये इसका काम है, नाडा। ये नाडा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2020 2005 में इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। जैसे नाडा इंडिया में है, वाडा कहाँ पे? वर्ल्ड, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल है कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इसका स्टेब्लिशमेंट था 1999 में, 1999 में। ये आ गया, नो योर मेडिसिन नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेट इनोवेशन एंड रिसर्च, पेयर पेयर प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेयर प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसका फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेट इनोवेशन एंड रिसर्च, पेयर। इसका, हाँ, इसका क्या पर्पस है? तो इसका पर्पस है टू स्ट्रेंथ, उसके नाम से ही है, उसके नाम में इनोवेशन एंड रिसर्च, तो टू स्ट्रेंथन रिसर्च एंड इनोवेशन कैपेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सिटी। तो इसका मोटिव क्या है? इसको बूस्ट रिसर्च कैपेबिलिटी, जो यूनिवर्सिटी में रिसर्च, आर डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना, रिसर्च कैपेबिलिटी, इनोवेशन को बढ़ाना, अपना जो यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, जो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना। तो पेयर इसको लॉन्च किया। ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, जो कि इस टेम पे काम करता है, उस पर काम किया है। और तो ये हो गया, इसका मकसद क्या होगा? टू रिसर्च एंड इनोवेशन कैपेबिलिटी यूनिवर्सिटी। हमारा आज आखिरी क्वेश्चन है इस वीकली करंट अफेयर क्लासेस का, वेर इज बाली जात्रा ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज? बाली यात्रा कहाँ पर स्टार्ट हुआ? अभी लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है। तो बाली यात्रा ओडिशा, ओडिशा में हुआ है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा इसका स्टोरी है कि बाली यात्रा आखिर क्यों मनाई जाती है। तो सबसे पहले तो ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर ट्रेड फेयर है। ओपन एयर मतलब खुले आसमान में सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है। ये ओडिशा में मनाया जाता है हर साल। और ये जो अभी कार्तिक पूर्णिमा निकली है तब से स्टार्ट होता है हर साल कार्तिक पूर्णिमा। तो और बाली यात्रा, बाली आपने नाम सुना होगा। बाली
बाली थाईलैंड। बाली थाईलैंड, तो इसका बाली यात्रा का मतलब जर्नी टू बाली। जर्नी टू बाली। पुराने टाइम में जब हमारा जो उड़ीसा था, कलिंग, वहां पर ऐसे लोग बोट वगैरह में जहाज से बाली ट्रेड के लिए जाते थे, तो उसी के उसमें अब बाली यात्रा हर साल मनाई जाती है और ये उड़ीसा में मनाई जाती है। उसके ये जैसे बाली का ये जहाज का ये बना रखा है। तो बाली यात्रा कहाँ पे? उड़ीसा में। और ये ओपन एशिया का सबसे लार्जेस्ट ओपन ट्रेड फेयर है। अब उड़ीसा उड़ीसा के कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, जैसे धनु यात्रा, आपने नाम सुना होगा धनु यात्रा। जिसके बाद एक जन सुना होगा रथ यात्रा, भगवान कृष्ण बलराम की निकलती है। एक नुखाई फेस्टिवल, एक राज पर्व। तो ये उड़ीसा के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो बाली यात्रा उड़ीसा में हो गया। तो ये हमारा वीकली करंट अफेयर का पहला पहला वीडियो था। ऐसे ही हर वीक को हम ऐसे ही वीकली करंट अफेयर वीडियो लाएंगे, जिसमें हम पूरे करंट अफेयर का पोस्टमार्टम और उसके अंदर जाएंगे। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और करंट अफेयर के वीक में जो भी इंपॉर्टेंट घटना होती है उसके ऊपर वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल जीके चैंपियंस में आते रहेंगे। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।